नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ विस्तार से मैं और मेरी सहयोगी आशीष धमाल आपके सामने उपस्थित है। और शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की, जो लगातार हिंसा की आग में झुलसता नजर आ रहा है और मणिपुर हिंसा को लेकर अब सियासत फिर से चरम पर है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस को किस तरह से बड़ा जवाब दिया है। मणिपुर हिंसा को लेकर सियासत लगातार यहां तेज हो गई है। कांग्रेस 90 के दशक में लिए गए फैसलों को भूल गई है। जेपी नड्डा का बड़ा बयान। मणिपुर के मुद्दे पर नड्डा ने खड़गे को किस तरह से पत्र लिखा है और खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी पत्र लिख दिया था। मणिपुर हिंसा के मद्देनजर रखते हुए यहां पर यह पत्र लिखा गया। लेकिन जिस तरह से 90 के दशक में यूपीए सरकार ने गलत फैसले लिए, वो यहां पर याद दिलाने की कोशिश नड्डा की तरफ से की गई है। बताते चले कि मुझे ये जवाब देने की आवश्यकता इसलिए महसूस हो रही है, जेपी नड्डा कह रहे हैं, क्योंकि आपके शब्दों में जो गलत, झूठा और राजनीतिक रूप से प्रेरित संदेश है, उसे आप छिपाने में असफल रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपकी यहां पार्टी, कांग्रेस सरकार दोनों ने 90 के दशक में और यूपीए सरकार के समय में किए गए फैसलों को भूल रही है। मैं आपकी पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस की इस बड़ी नाकामी के परिणाम आज मणिपुर में महसूस किए जा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको ये बताते चले कि आजादी के बाद पूर्व क्षेत्र ने पहली बार यहां पर बदलाव देखा था। इस तरह से उन्होंने बड़ी बात कही और डबल इंजन सरकार में मणिपुर में गरीबी घटी है, ये बड़ी अपडेट उन्होंने रखी। और साथ ही साथ ये बताते चले कि मणिपुर में 2013 में 20% से भी ज्यादा लोग यहां बहुआयामी गरीबी से पीड़ित थे, जो 2022 में घटकर 5% यहां पर रह गए हैं। तो लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर भी आप देखिए किस तरह से पलटवार करने की कोशिश, क्योंकि यूपीए सरकार पर सीधा सीधा निशाना साधने की कोशिश की गई है। इस वक्त बड़ी अपडेट। लेकिन नड्डा का जो खड़गे को पत्र लिखा गया है, उसमें क्या कुछ लिखा गया है वो आपको जरा दिखा देते हैं। देखिए, मणिपुर हिंसा को लेकर यह पत्र लिखा गया है और खड़गे ने राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा था। लेकिन जाहिर तौर पर अब जेपी नड्डा ने यहां पर पलटवार कर दिया है कि किस तरह से यूपीए सरकार के दौरान काम हुए। कांग्रेस पार्टी मणिपुर में स्थिति को सनसनीखेज बनाने के लिए बार बार प्रयास कर रही है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कांग्रेस पार्टी लगातार मणिपुर मुद्दे को गिनाती नजर आ रही थी और आपकी सरकार ने न केवल भारत में विदेशी आतंकवादियों के अवैध प्रवास को भी वैध बना दिया। तो 90 के दशक के गलत फैसलों को अब कांग्रेस यहां पर भूल रही है। बिल्कुल। तो अब ऐसे में जहां पर महज 2 से 3 दिन रह गए हैं संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर, उससे पहले ही कई मुद्दों को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। और मणिपुर हिंसा की आग में हमने पिछली लोकसभा के भी कई सत्रों को ऐसे ही आहूत होते हुए देखा था। ताबिश कमाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे ताजा अपडेट के साथ। ताबिश, लगातार मणिपुर हिंसा हमने देखा कि किस तरह से हिंसा की आग में जलता नजर आ रहा है। और अब जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनका द्रौपदी मुर्मू को लिखा गया पत्र एक बार फिर से सियासत के केंद्र में है। और इसी कड़ी में जेपी नड्डा ने कांग्रेस के शासनकाल को याद दिला दिया और यह भी कहा कि भाई जानबूझकर गलत, झूठी और भ्रमित सूचनाएं फैलाकर मौजूदा सरकार को उसकी इमेज को खराब किया जा रहा है। फिलहाल देखिए, सबसे अहम जो बात शुरुआत हुई है पत्र की, वो इस बात से हुई है कि जेपी नड्डा ने सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को जो लिखा कि चलिए, आप हमेशा एक आदिवासी राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति का विरोध करते रहे, लेकिन कम से कम आपने उन्हें राष्ट्रपति माना और राष्ट्रपति मान करके आपने उनको पत्र लिखा। दूसरी अहम बात यह है कि जिस तरह से ये पत्र लिखा गया, चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पत्र राष्ट्रपति को मणिपुर के विषय में लेकर के लिखा था। उन्होंने कहा था कि मणिपुर के हालात बेहद चिंताजनक है और इस पर आपको कदम उठाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू कर देना चाहिए। हालांकि इसका जवाब आज दिया गया है। आज इसका जो जवाब है वो जेपी नड्डा की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा गया है, जिसमें लिखा गया है कि 90 के दशक में जो हालात पैदा हुए थे, उसी की वजह से आज इस तरह के हालात बने हैं कि मणिपुर में लगातार हिंसा नहीं रुक रही है। देखिए, मणिपुर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को घेर रही है। कल दिल्ली में कांग्रेस की जो स्टूडेंट विंग है एनएसयूआई, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और लगातार कहा जा रहा है कि मणिपुर में सरकार हालात सुधारने में नाकाम रही है। और ऐसे में जेपी नड्डा ने यह भी दावा किया, वो कह रहे कि गरीबी रेखा के नीचे जिस तरह से यहाँ पर जनसंख्या थी, लेकिन अब फिलहाल वो 5% रह गई है अगर एनडीए सरकार की बात करें। और हम यहाँ पर जनता को एक दूसरे से मिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा जिस तरह से सियासत मणिपुर के अंदर चरम पर रही, एक वीडियो वायरल होने के बाद लगातार सियासी घमासान वहां पर मचा।
अब यहाँ पर 90 के दशक को याद कराया जा रहा है, लेकिन इस बीच में सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि यूपीए सरकार के दौरान कितना काम हुआ और एनडीए सरकार के दौरान कितना काम हुआ, वर्सेस कर अगर हम देखें तो उसका आंकलन कीजिए जरा। बिल्कुल, देखिए आज बिल्कुल आपने सही कहा। अब यहाँ पर काम का जो वर्सेस है वो शुरू हो चुका है। 1990 का काम याद दिला करके बीजेपी अब कांग्रेस के सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कांग्रेस आक्रामक है। और देखिए अब शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर के हम सदन में भी बात रखेंगे। हालांकि इस पर भी जेपी नड्डा ने अपने इसी पत्र में लिखा है कि अगर आपको मणिपुर की इतनी ही चिंता थी तो आप आखिर वॉकआउट कर करके बाहर क्यों निकले थे। जब पिछली बार सत्र शुरू हुआ था तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट किया था मणिपुर के मुद्दे पर और सरकार को घेरने की कोशिश की थी। और इसी चिट्ठी में आज जो लेटर लिखा गया है उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अगर आपको इतनी चिंता थी और अब आप इसे सत्र में उठाना चाहते हैं तो आप उस वक्त क्यों बातचीत से भाग गए थे। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है ताबिश के सिर्फ और सिर्फ से सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, देखिए आशा, ये इस वक्त कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सियासी मुद्दा मिल चुका है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर के अब चूंकि शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को अब उठाने की कोशिश करेगी। और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस वक्त चिट्ठी लिखी थी, ये संकेत उसी वक्त मिल गए थे कि कांग्रेस पार्टी शीतकालीन सत्र के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने जा रही है। और ऐसे में अब ये कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक टूल कांग्रेस पार्टी के हाथ लगा है, जिसको कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं छोड़ेगी। और इसीलिए दिल्ली में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। कांग्रेस की छात्र विंग लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो टीवी चैनलों पर बैठ करके कह रहे हैं कि मणिपुर के हालात को संभालने में बीजेपी सरकार नाकाम रही है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर हाल ही में मणिपुर गए थे, जहां पर 56 कंपनियां एक्स्ट्रा भेजी गई थी। कहा गया था कि मणिपुर के हालात को सुधारने के लिए जितनी फोर्सेस की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा फोर्सेस हम लोग भेज रहे हैं मणिपुर। लेकिन उसके बावजूद भी एक के बाद एक जो मामले सामने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने के लिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन, साथ ही साथ वक्फ बोर्ड और अडानी के मामले के बीच इस पत्र ने अब मणिपुर हिंसे को भी संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामेदार बनाने के संकेत दे दिए हैं। बहरहाल आगे बढ़ रहे, रुक कर रहे अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। आज संगठन चुनाव को लेकर दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक आज, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में इस बैठक का संचालन होगा। प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी संगठन महामंत्रियों से बातचीत की जाएगी और संगठन चुनाव को लेकर जो प्रक्रिया है उसको अमल में लाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल बैठक में पार्टी के केवल वरिष्ठ नेता ही यहां पर शामिल होंगे। भाजपा संगठन चुनाव लगातार उसकी प्रक्रिया जो है वो चल रही है और उसी को मद्देनजर रखते हुए संगठन चुनाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी संगठन महामंत्रियों से भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए सिर्फ और सिर्फ वरिष्ठ नेता यहां पर इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। लगातार इस पर काम किस तरह से होगा ये देखने वाली बात है। बिल्कुल आशा, ये चीज समझिए, क्योंकि हमें मालूम है कि कल नतीजे आ जाएंगे झारखंड के और महाराष्ट्र के। हमें यह भी मालूम है कल यूपी की 9 सीटों पर भी नतीजे निकलकर सामने आएंगे। किसकी परफॉर्मेंस बेहतर रही, चुनाव प्रभारी रहा तो प्रदेश में कितना बीजेपी ने बेहतर काम किया, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका कितनी सकारात्मक रही, यानी कुल मिलाकर हम देखते हैं अक्सर चुनावी परिणाम जब निकलकर आते हैं तो आपने अच्छा काम किया है तो एप्रिसिएशन होगा, प्रमोशन मिल सकता है, बड़े पद की जिम्मेदारी होगी। पोल ऑफ पोल्स की अगर बात करें तो ज्यादा तौर पर आप देखिए यहाँ पर एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है और हाफ सीटें जो है वो यहाँ पर उपचुनावों को मद्देनजर रखते हैं। अगर यूपी की बात करें तो वहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पाले में। लेकिन जो जानकार हैं, जो ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर डटे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि एनडीए सरकार बन तो रही है पोल ऑफ पोल में, लेकिन ग्राउंड जीरो पर नजर नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरह से समीकरण इस बार बने थे, साइलेंट वोटर रहा और वोटर किस तरफ अपना रुझान दिखा रहा है ये फिलहाल कल ही सामने आएगा। ये भी समझिए ना, एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कांग्रेस की सरकार कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में निभाती नजर आई। देखना बेहद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे, हरियाणा जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब एग्जिट पोल की जो क्रेडिबिलिटी सवालों की कटघरे में है वो अपनी इस परीक्षा को पास कर पाते हैं या नहीं कर पाते। विधानसभा चुनावों में जितने भी मुद्दे गिनाए गए, आप
आपने देखा प्रायोरिटी पर सबसे पहले जम्मू कश्मीर को रखा गया, जिसमें सीधा सीधा निशाना कांग्रेस पार्टी पर साधा जा रहा था कि 370 पर अपना स्टैंड बता दीजिए। लेकिन झारखंड के अंदर आपने देखा कि यहाँ मैया योजना जो है वो काम करती नजर आई, ये जानकार कह रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करें तो महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में कांटे की टक्कर थी, लेकिन एक बार फिर से दावा महायुति ने जरूर किया था। कल फिलहाल तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर किसके पाले में यहाँ पर गेंद जाती है, आगे भी बढ़ जाएगी। एक और बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं। लगातार आप देखिए जिस तरह से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन इस बीच में किस तरह से अब जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश के अंदर काम चल रहा है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि 25 नवंबर से अब शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा। सत्र में 16 विधेयक पेश करने की तैयारी रखी गई है और सत्र में यहाँ वक्फ बिल विधेयक को लेकर सबसे ज्यादा नजर जो है वो बनी हुई है। अडानी मामले पर भी हंगामे का आसार अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि अडानी खुद सामने आ गए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, ये हम खुद से यहाँ पर देखेंगे। लेकिन फिलहाल अब आप देखिए इस बार शीतकालीन का जो ये सत्र है वो काफी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि आज 16 विधेयक पेश करने की तैयारी जरूर की गई है कुणाल। लेकिन आपको क्या लगता है कि किस तरह का ये सत्र पूरी तरह से रहने वाला है, क्योंकि हंगामेदार रहने के आसार जरूर जताए जा रहे हैं। देखिए वक्फ जो संशोधन बोर्ड है उसको लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री एक कमेटी है जेपीसी का गठन हुआ। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल जो अभी मौजूदा सांसद है उनके नेतृत्व में कई बैठकें हुई और बैठक में कितनी मारपीट हुई हमने ये भी देखा। जो टीएमसी के जो सांसद हैं वो किस तरह से चोटिल हुए, वो टूटी उंगली लेकर संजय सिंह के साथ संसद से बाहर जाते हुए निकला है। तो अब सोचिए जब जेपीसी की बैठक में यह हंगामा हो गया कि मारपीट से नौबत आ गई, तो जब जेपीसी के निष्कर्ष को लेकर संसद का जो सत्र चल रहा होगा तो क्या स्थिति हुई। लेकिन उस बीच में अडानी का जिस तरह से आप देखिए गौतम अडानी का नाम अब सामने आ गया है, 2200 करोड़ रुपए का ये घोटाला ही इसे कहा जाएगा। लेकिन साफ तौर पर अब शीतकालीन सत्र पे किस तरह से हंगामे पर यहाँ पर फोकस होगा या फिर लोगों के हित को मद्देनजर रखते हुए काम किया जाएगा। हमारे साथ उज्जवल जुड़ गए हैं। उज्जवल, जिस तरह से विधेयक पेश करने की बात हो रही है, 16 विधेयक पेश करने की बात हो रही है 25 नवंबर को शीतकालीन सत्र जब शुरू होता है, क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई इस बार रहने वाली है सत्र की? बिल्कुल आशा, देखिए सत्र से पहले शुरू होने से पहले शीतकालीन सत्र जो है हंगामे के आसार जो है वो पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से आप और कुणाल जो है दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, जो अडानी मामला भी सामने आया, अडानी ग्रीन एनर्जीज को लेकर जो अमेरिका में जो एफडीआई है उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी हुई है। तकरीबन 265 मिलियन डॉलर जो है वो बताया जा रहा है। अगर आप इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 2200 करोड़ रुपए के आसपास का ये अमाउंट बनता है। रिश्वतखोरी की इसमें बात की गई है और इसके साथ ही कल राहुल गांधी ने जो है ये मुद्दा जोरों शोरों से उठाया था, सीधा पीएम मोदी के ऊपर हमला किया था। तो अगर आप देखेंगे तो जो है वो इस सोमवार से जो संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला, तो ये हंगामा जो है हंगामेदार पूरी तरीके से रहने वाला है। उज्जवल, आप कांग्रेस बीट को कवर करते हैं, बताइए पर्दे के पीछे की रणनीति क्या है कांग्रेस की? वक्फ बोर्ड से लेकर वन नेशन वन इलेक्शन, अडानी मुद्दे से लेकर मणिपुर हिंसा, कांग्रेस क्या स्ट्रैटेजी बना रही है? विपक्ष के तमाम नेताओं को किस तरह कॉन्फिडेंस में लिया गया है और क्या उम्मीद करें 25 तारीख के बाद? बिल्कुल कुणाल, देखिए कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो बहुत अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी रणनीति जो है वो संसद के शीतकालीन सत्र से पहले ही अपनी बनाती हुई दिखाई दे रही है। और उससे पहले कांग्रेस की खुद की जो पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक है वो भी होनी है और जो है उसके अंदर भी तय किया जाएगा कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, क्योंकि अडानी का मामला लगातार जो है वो विपक्ष उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जैसा कि आपने कहा वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर भी जो है वो कहीं ना कहीं हंगामा मचता हुआ दिखाई देगा। और उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम जो है कहीं ना कहीं उस पर भी जो है वो घमासान मचने के पूरे आसार दिखाई दे रहे, क्योंकि अभी तक 27 बैठकें ये जेपीसी की हो चुकी है। जो कमेटी गठित की गई थी कुणाल, वो तकरीबन 27 बैठक कर चुकी है। राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के मिला के जो है वो कमेटी बनाई गई थी। जगदम्बिका पाल जो है वो इसकी अध्यक्ष थी और 27 बार इसमें जो है वो बैठकें हो चुकी है। और जो आखिरी बैठक है वो गुरुवार को हुई थी और उस वक्त जगदम्बिका पाल ने साफ कर दिया था कि आखिरी बैठक हो चुकी है, फाइनल ड्राफ्ट जो है वो ये भी माने कि कांग्रेस के हौसले कितने बुलंद रहेंगे ये कल का दिन भी तय करेगा। नतीजे झारखंड महाराष्ट्र के फेवर में आए, नो डाउट कांग्रेस का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा और नतीजे हरियाणा जैसे रहे तो थोड़ा सा सिट बैक झटका लग सकता है।
बिल्कुल, देखिए अगर आप देखेंगे तो फिलहाल अभी कांग्रेस की तरफ से एग्जिट पोल पर जो प्रतिक्रिया है वो सामने कोई नहीं दे रहा है। सिर्फ नाना पटोले की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है, क्योंकि वो महाराष्ट्र के जो है कांग्रेस के अध्यक्ष है। तो कांग्रेस पार्टी अपनी उनका ये कहना है कि चाहे एग्जिट पोल जितने भी आ जाए, क्योंकि हम जो ऑफ कैमरा कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करते हैं, बड़े प्रवक्ताओं से बातचीत करते हैं, उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल को हम नहीं मानते हैं, जो एक्चुअल पोल आएगा हम उसको मानते हैं। और वो चलिए, वो तो 23 नवंबर को पिक्चर क्लियर हो जाएगी उज्जवल। लेकिन एक आखिरी सवाल, क्योंकि 16 विधायक सामने रखने की बात हो रही है, जिसमें लाइमलाइट पर इस वक्फ बोर्ड बिल है, उस पर चर्चा बार बार हो रही है। लेकिन उस बीच में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से निशाने दाग दिए गए। लेकिन 8 विधेयक जो हैं वो लोकसभा में लंबित पड़े हुए थे, जिन पर अटकलें ये लगाई जा रही कि इस बार बहस हो सकती है, उन पर चर्चा हो सकती है, जिसमें तटीय नौवहन विधेयक है, भारतीय बंदरगाह विधेयक है। ये पारित होने के लिए आप देखिए अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन उस बीच में यहाँ पर क्या लगता है कि पूरा हंगामेदार अगर सेशन रहेगा तो फिर आम लोगों से जुड़े हुए जो मुद्दे रहेंगे वो कहीं ना कहीं डिरेल होते चले जाएंगे, इसलिए फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे देखिए, ये पहली बार नहीं होगा अगर ये जो संसद का सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ता है, क्योंकि जब भी संसद का चाहे वो मानसून सत्र हो या दूसरा शीतकालीन सत्र हो या बजट सत्र हो, कहीं ना कहीं जो है विपक्ष की तरफ से हंगामा जरूर किया जाता है। और इसके बीच में अगर कोई पिसता है तो देश की आम जनता पिसती है, क्योंकि संसद को चलाने का जो खर्चा है वो कई करोड़ों में जो है वो आशा पहुंच जाता है। प्रत्येक सेकंड बहुत कीमती होता है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को और मौजूदा सरकार को साथ में मिलजुल कर चलने की जरूरत है। जो लोगों के मुद्दे हैं जिनको उनके लिए चुन के भेजा गया। ठीक है उज्जवल, बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि उज्जवल पूरी तरह से अपडेट कर रहे हैं कि किस तरह से विधेयक पेश यहाँ पर किए जाएंगे। 16 विधेयक पेश करने की बात हुई है, लेकिन अब देखना ये बहुत ही अहम रहेगा कि क्या वाकई में इन्हीं विधेयक पर चर्चा होती है या नहीं, या फिर शीतकालीन सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। एक और बड़ी खबर दिल्ली से आपको दिखा देते हैं, जहां पर आप देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। आज अरविंद केजरीवाल कैंपेन को लॉन्च करेंगे और रेवड़ी पर यहां चर्चा करने की बात रखी गई है, क्योंकि कैंपेन को जब लॉन्च करने की बात हुई तो जाहिर तौर पर आप देखिए रेवड़ी एक बड़ा मुद्दा सामने आएगा। पूरी दिल्ली के अंदर यहां रेवड़ी पर चर्चा आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। इससे पहले आपने देखा कि 11 प्रत्याशियों पर दाव जो है वो खेल दिया गया है। फिलहाल 11 प्रत्याशियों के नाम जो है वो सामने रखे गए हैं, लेकिन इस बीच में लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से एक दाव जरूर खेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ही दिन पहले आपने देखा आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका भी जरूर लगा, लेकिन उस झटके के बीच में अपने आप को संभालते हुए विधानसभा चुनावों में किस तरह से आम आदमी पार्टी जाएगी ये बड़ी बात है। क्योंकि आप देखिए जो दल बदलू लोग हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के बीच में इस वक्त है और उन पर दाव खेलने की कोशिश भी की गई। बिल्कुल आशा, ये देखिए ना कि जो कल्चर आम आदमी पार्टी ने चुनावों में रेवड़ी बांटने का किया था, उस आइडिया को चुरा लिया बीजेपी ने, उस आइडिया को चुरा लिया कांग्रेस ने, उसको जेडीयू ने भी चुराया, सबने चुराया। लेकिन फायदा किसका होगा? ओरिजिनल कुछ बचा नहीं उसके पास। तो अब देखना तो ये है ना कि भैया कि हमने बीजेपी से कुछ नेता चुरा लिए, कांग्रेस से कुछ नेता चुरा लिए, 11 में से 6 को टिकट भी दे दिया। तो जिन आरोपों को लगाते लगाते बीजेपी कांग्रेस सियासत करते रहे, अब उन आरोपों का सामना आम आदमी पार्टी को भी करना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में डेफिनेटली महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर जैसे फ्री बिजली का ऑफर भी लाएगी, फ्री पानी का बिजली ऑफर लाएगी, यमुना साफ करने की गारंटी का ऑफर भी लेकर आएगी, कूड़े के जो पहाड़ हैं बड़े बड़े जिसे दूर दूर से लोग देखने आते हैं वो भी समाप्त करने का प्लान लेकर आएगी। तो कुल मिलाकर सेम ही प्रोसीजर नजर आएगा। और अब देखिए जब अब तीसरी टर्म में आप विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं, तब यहां पर एंटी इनकम्बेंसी सबसे ज्यादा प्रभाव डालती हुई। लेकिन कुणाल एक सवाल जरूर उठता है ना कि जिस तरह से कांग्रेस की पार्टी के अंदर से आए हुए जो लोग हैं जिनको टिकट दिया गया, बीजेपी से भी जो लोग यहां पर आम आदमी पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं, उन्हें आप देखिए सबसे पहले वाली लिस्ट पे रखा गया है, यानी कि सबसे पहले दाव उन्हीं पर खेला गया है। क्या लगता है कितना फायदेमंद ये दाव रहने वाला है, क्योंकि आम आदमी भी पूरी तरह से स्ट्रैटेजी के साथ खेलती नजर आ रही है विधानसभा चुनावों में? नहीं, अब नुकसान ज्यादा नजर आने लगा है, क्योंकि जिन बागी विधायकों को आम आदमी पार्टी टिकट दे रही है, अपने खुद के उनके कार्यकर्ता जो वर्कर हैं वो नाराज होते हुए नजर आएंगे, और अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, बगावत करते हैं, तो उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को डेफिनेटली होगा। आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से आई एक बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कई अहम मुद्दों को लेकर यूपी में एक कैबिनेट की महत्वपूर्ण अहम बैठक की बात सामने आई है। आज लोक भवन में महत्वपूर्ण बैठक, कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। शाम 4 बजे इस बैठक की शुरुआत
की जाएगी। और तो इस मुख्यमंत्री वक्त की योगी बड़ी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आज राजधानी लखनऊ के लोक भवन। और कुणाल बताते चले, लगातार आप देखिए कई योजनाएं परियोजनाएं हैं जिन पर मुहर लग सकती है। शहरी विस्तारीकरण को लेकर यहां पर चर्चा हो सकती है, लेकिन उस बीच में यहां अहम बात ये देखने वाली है कि जब आज यहां पर मीटिंग होती है लोक भवन के अंदर, वहां किन किन मुद्दों को चर्चा के अंदर डाला जाएगा। क्योंकि जिस तरह से योजनाएं परियोजनाएं रखी गई हैं, शहरी विस्तारीकरण को लेकर रखा गया है, विकास के मुद्दे को रखा गया है। इस बीच में आपने देखा कि नूजल संपत्ति का बड़ा मुद्दा जो है वो लखनऊ के अंदर आज जो मीटिंग होने वाली है उसके अंदर रखा गया है। तो ये अहम चर्चा इसलिए मानी जा रही है कि आखिर मुहर किस किस पर लगेगी, क्योंकि बैठकों का दौर तो रखा गया है, प्रस्ताव कई रखे जाएंगे, लेकिन पारित कौन कौन से होंगे ये बड़ी बात है, क्योंकि योगी कैबिनेट के अंदर ये अहम मीटिंग हो रही है। बिल्कुल आशा, ये भी समझिए ना कि यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव था, लिहाजा जो आचार संहिता वो वहां पर लागू होती है और योगी आदित्यनाथ जी अपनी विकासवादी सोच के लिए जाने जाते हैं। रजा अब्बास का रुख करते हैं, सीधे जुड़ रहे हैं। रजा, ताजा अपडेट साझा कीजिए। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैबिनेट महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्या कुछ अहम इस पूरी मीटिंग में रहने वाला है? हम आपको इस बात बता दें कि अभी वो चुनाव था जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ के आचार जिसमें कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो पाई, इसीलिए हमेशा कैबिनेट की मीटिंग मंगलवार को होती थी। पहली बार ये कैबिनेट की मीटिंग शुक्रवार को हो रही है 4 बजे लोक भवन में, जहां मुख्यमंत्री का कार्यालय है। वहां पर तमाम कैबिनेट मंत्री एकत्रित होंगे और कई प्रस्ताव है। सबसे अहम प्रस्ताव है नजूल भूमि एक्ट, जो बाकायदा विधानसभा में चर्चा रहा, पटल पे रखा, मगर उसको प्रस्तावित नहीं किया गया, वो ठंडे बस्ते में चला गया। विपक्षी नेताओं ने भी इससे आपत्ति जताई थी और खुद भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक, कई एमएलसी ने आपत्ति जताई, जिसकी वजह से सरकार ने इसको कमेटी की तरफ डाल दिया था और चेयरमैन से इस पे निर्णय लेने का पूरा दायित्व डाल दिया गया था। अब सबसे अहम बात है कि आचार संहिता के बाद ये पहली कैबिनेट मीटिंग है जिसमें सबसे अहम चीज है कि नजूल भूमि एक्ट का कैसे यूटिलाइजेशन हो, कैसे उसको फ्री होल्ड किया जाए। सरकार इससे बहुत ज्यादा चिंतित है, जिसकी वजह से प्राइस क्लॉज तैयार किए हैं नजूल भूमि एक्ट के लिए, जिसमें इस 22 बिंदुओं के एतबार से भूमि को फ्री होल्ड करा के उसको कैसे पब्लिक फोरम में यूज किया जाए, कैसे सरकार उसको अपनी चीजों में यूज करके सरकार के माध्यम से आम जनमानस को योजनाओं को लाभ पहुंचाया जाए। भूमि को जो है अपनी फ्री होल्ड करा के सरकार यूज करके उसमें यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, तमाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी खोलने का प्लान बना रही है, जिसकी वजह से उसको भूमि की जरूरत है। और नजूल भूमि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अलग अलग योजनाएं कैबिनेट में प्रस्ताव रखने का आज 4 बजे जो है प्लान है योगी आदित्यनाथ। ठीक है रजा, एक सवाल, जिस तरह से योजनाएं परियोजनाओं को लेकर आपने बात की, नूजल को लेकर आपने बात की, उस बीच में शहरीकरण को लेकर आपने बात कर ली, लेकिन द साबरमती रिपोर्ट को लेकर भी बात होगी आज। क्या लगता है कि फिल्म को टैक्स फ्री करने संबंधी प्रस्ताव में भी आज मुहर लग सकती है कि नहीं? कैबिनेट का सेकंड बिंदु जो है वो साबरमती फिल्म को टैक्स फ्री करने का रखा गया है। आज 4 बजे वो टैक्स फ्री हो जाएगी, इसमें कोई भी जो है गुंजाइश नहीं है। ये तो योगी आदित्यनाथ की तमाम मंत्रियों ने आज सुबह बयान जारी कर दिया कि हम साबरमती फिल्म को टैक्स फ्री करना चाहते हैं। उसमें सबसे अहम चीज ये है कि हिंदुत्व के मुद्दे को कहीं से भी योगी आदित्यनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी हो उसको छोड़ना नहीं चाहते और ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको यूटिलाइज करके 2027 में बनाने का प्लान योगी आदित्यनाथ और सरकार का है। एमएसएमई का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था, आज उस पर भी आप देखिए प्रस्ताव रखने की बात हुई है, उस पर किस तरह से चर्चा हो सकती है, क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देखिए, एमएसएमई का सबसे अहम चीज ये है कि आप प्रस्ताव तो रखा जाएगा, मगर सबसे बड़ा फैसला केंद्र सरकार को लेना, क्योंकि एमएसएमई में स्टेट गवर्नमेंट फॉरवर्ड आके फ्रंट पे बैटिंग नहीं कर सकती, वो प्रस्ताव दे सकती है केंद्र सरकार को, क्योंकि किसान का मुद्दा है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बगैर तालमेल करके योगी आदित्यनाथ की फैसला नहीं करेंगे। बहरहाल पटेल पे ये भी प्रस्ताव रखा जाएगा। और सबसे बड़ा जो आपको बता दें, आगरा मेट्रो का जो काम रुका हुआ था, जिसमें सिंचाई विभाग की जमीन जो है वो ट्रांसफर करनी थी, जिसमें बहुत रोड़ा। तो कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जो एक एक करके योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की मीटिंग में महत्वपूर्ण तौर पर चर्चा के केंद्र में रहेंगी। अब देखना बेहद खास होगा इन तमाम चीजों के बीच क्या साबरमती रिपोर्ट, जो एक नई फीचर फिल्म आई है, जो हरियाणा में टैक्स फ्री हुई, एमपी में टैक्स फ्री हुई, उसके बाद क्या यूपी में टैक्स फ्री कर दी जाएगी, या अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहे न्यूज रूम।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। लगातार आप देखिए मथुरा से बड़ी खबर, जहां पर संसद को लेकर किस तरह से आप देखिए बात रखी गई है, क्योंकि धर्म संसद का मथुरा के अंदर आयोजन किया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष न्यास ने यहां पर धर्म संसद की है और धर्म संसद में धर्म आधारित मांगों के 6 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। गाय को राज्य माता का दर्जा प्रदान करने की मांग रखी गई है। शाही ईदगाह और मीना मस्जिद हटाने की मांग इसमें रखी गई है। तो ब्रज में मांस शराब बैन करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया और शाही ईदगाह का जल्द यहां पर सर्वे कराया जाए, इसको लेकर बड़ी मांग रखी गई है। बताते चले कि मथुरा जनपद के वृंदावन में आयोजित धर्म संसद में धर्म आधारित मांगों के तौर पर ही 6 प्रस्ताव ये रखे गए हैं जिन्हें पारित किया गया और फिलहाल जिनमें गाय को राज्य माता का दर्जा देने, शाही ईदगाह और मीना हटाने की मांग रखी गई है। और उत्तर प्रदेश में यहां मथुरा जनपद के ही वृंदावन में ये धर्म संसद लगाई गई है। तो फिलहाल लगातार आप देखिए इस पर कार्रवाई किस तरह से जारी कर दी गई है, लेकिन कितना असर यहां पर हुआ है इस पूरे प्रस्ताव को लेकर, ये बड़ी बात, क्योंकि यहां आप देखिए किस तरह से लगातार काम करने की कोशिश की जा रही थी। मथुरा में धर्म संसद के अंदर क्या कुछ कहा गया है वो जरा दिखा देते हैं। देखिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष न्याय की ही यहाँ पर धर्म संसद है और धर्म आधारित जो मांगे हैं वो 6 यहाँ पर रखी गई है, जिसके प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जाना चाहिए, इस तरह से पहली मांग रखी गई है। और दूसरा आप देखिए शाही ईदगाह और मीना मस्जिद हटाने की मांग कर दी गई है। तो अब यहाँ पर किस तरह से मुहर लगी है ये बड़ी बात है, क्योंकि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करें, लव जिहाद रोकने के लिए कानून बनाएं। धर्म संसद में संतों ने ये अपनी बात को सामने रखा और साथ ही साथ अंडा, मांस, मदिरा आदि की जो बिक्री है इस पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग रखी गई है। आशा ये समझिए कि जब जब धर्म सभा आयोजन हुआ है तब तब हमने कई समस्याओं के समाधान को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझते देखा है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण आप देख लीजिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पूरा निर्माण आप देख लीजिए, ज्ञान व्यापी मैटर सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। और अब ये जो मथुरा में जो शाही ईदगाह है उसके पूरे एरिया करते हुए आगे की कार्रवाई को लेकर ये धर्म संसद। और हाल ही में कुणाल आपने देखा कि संभल के अंदर भी जो विवाद है वो भी चल रहा है, लेकिन उससे पहले मथुरा के अंदर जाती है। तो धर्म संसद में जिस तरह से अपनी दलीलों को रखा गया है, मांगों को रखा गया है, फिलहाल प्रस्ताव पारित किए गए हैं, लेकिन अभी भी जितना हिरेंद्र से बात हो रही थी, जो संवाददाता हैं यहाँ मथुरा के, वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे इस पर काम करने की कोशिश की जा रही है। अब विवाद भी हो रहा है, लेकिन उस बीच में सहमति जताते हुए आगे बढ़ने की कोशिश जरूर की जा रही है। तो लगातार एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण चीजों के बीच देखना बेहद खास होगा कि धर्म संसद का जो आयोजन इस वक्त मथुरा में है किस तरह से इन तमाम मुद्दों के साथ आगे संचालित होता हुआ नजर आएगा। और इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे रुक कर रहे अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। मीरापुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मामले को लेकर एक्शन में है पुलिस। सैकड़ों अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। नामजद लोग उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं और कई धाराओं में एफआईआर तक दर्ज कर ली गई है। मीरापुर में जिस तरह से उपचुनाव हुआ 20 तारीख को, उस दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा रिवॉल्वर लहराने का जो मामला तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग मौजूदा भाजपा के दबाव में काम कर रहा है और मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उनके वोट के अधिकार से वंचित करने के लिए पिस्तौल का प्रभाव डाला गया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मीरापुर सीट के अंदर बहुकोणीय मुकाबला था और बहुकोणीय मुकाबले के बीच में इस तरह से आरोप लगना, लगातार आप देखिए किस तरह से अपनी एक का जगह दिखाता जरूर है, क्योंकि इससे पहले चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी की तरफ से पत्र लिखा गया कि बुर्का नहीं हटाया जाना चाहिए, इस तरह से चेकिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपना काम जारी रखा गया। अब आप देखिए यूपी उपचुनाव में मीरापुर विधानसभा सीट पर जिस तरह से ये मतदान हुआ और सियासी तापमान लगातार हाई हो गया, लेकिन इस सीट पर आरएलडी सपा गठबंधन सहयोगी यहां पर रह चुके हैं। 2 दलों की फाइट, जो कि बसपा और आजाद समाज पार्टी की बहुकोणीय मुकाबला इसे बना देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से 9 सीटों पर ये पूरा मुकाबला हुआ है, देखना दिलचस्प था, क्योंकि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है, जिसके बाद इस तरह से घटना यहां पर देखी गई है। उपचुनाव में जिस तरह से तापमान बढ़ा है, सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है, कई तरह के सवाल जरूर खड़े कर रहा है कि आखिर अब समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आरएलडी किस तरह से यहां पर काम होगा। हमारे संवाददाता लखनऊ से ही उमेश जुड़ गए हैं। उमेश, अपडेट कीजिएगा, कार्रवाई किस तरह से चल रही है, क्योंकि बहुकोणीय मुकाबला और इस बीच में यहाँ पर हल्का बल प्रयोग करने के बाद ये पूरा हंगामा वहां पर हो गया है।
देखिए आता बिल्कुल जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव बुधवार को संपन्न हुए, इस दौरान कहीं न कहीं निर्वाचन आयोग के निर्देशों के जो पालन है वो पूरी तरह से शायद सशक्त नहीं दिखे। और यही वजह है कि आप देखिए कि मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा जो ककरौली प्रभारी निरीक्षक उन्होंने किस तरह से मुस्लिम वहां पे जो कॉलोनी थी वहां पर उन्होंने रोकने का उनके ऊपर आरोप लगा था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी मुजफ्फरनगर ने सफाई दी कि जांच की गई है और जांच में कहीं पे भी जो प्रभारी निरीक्षक ककरौली हैं वो दोषी नहीं है। चूंकि उनका यही कहना है कि एक पार्ट वीडियो दिखाया गया है, लेकिन जबकि उपद्रव करना चाह रहे थे और कहीं न कहीं उनको चेतावनी दिया जा रहा था पुलिस की तरफ से। अब पूरे मामले को लेकर अगर देखें तो मीरापुर विधानसभा में कहीं न कहीं जो राजनीतिक लड़ाई है तो पूरी है। लेकिन तमाम चीजों के बीच समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। सपा सांसद हैं एसटी हसन, उन्होंने कहा कि भैया ऐसे हालात कर दिए इस उपचुनाव में मुस्लिम मोहल्लों में जैसे लग रहा था कि कर्फ्यू लगा दिया गया है। और सपा कार्यकर्ताओं या पूरी सपा की विंग की तरफ से इन 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर 332 रिपोर्ट दर्ज कराना, एफआईआर दर्ज कराना, अपने आप में उमेश एक सवाल खड़ा होता है। देखिए कुणाल, बिल्कुल कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में अनदेखी हुई है और शायद यही वजह है कि आप देखिए निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई भी की है। 7 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको कार्रवाई के जद में लाया गया। साथ ही साथ तमाम जगहों के मामले को लेकर एक जांच भी की जा रही है कि क्या वाकई किस तरह की परिस्थितियां रही और क्यों रही। तो आने वाले समय में कुणाल ये भी है कि निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं कठोर कदम निर्वाचन आयोग को लेना होगा। जिस तरह से लगातार जिस तरह से मीरापुर सीट है 40% की आबादी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम की है, लेकिन उस बीच में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से इलेक्शन के दौरान यहाँ पर पत्र लिखा गया कि बुर्का आप यहाँ पर नहीं हटाएं, चेकिंग यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, उसका सीधा सीधा असर आपने देखा कि वोट पर पड़ेगा कि समीकरण को किस तरह से देखते हैं, क्या बिगड़ता हुआ दिखेगा या फिर जातीय समीकरण वहां बनता नजर आएगा? 40% आबादी मुस्लिम है। देखिए आता 40% मुस्लिम आबादी है मीरापुर विधानसभा में। कहीं न कहीं यही वजह है कि आप देखिए कि तमाम चीजों को लेकर कुछ समाजवादी पार्टियों ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था और पत्र में इस बात का जिक्र किया गया था कि जो मुस्लिम मतदाता हैं उनके बुर्के न हटाए जाएं, उन्हें हरासमेंट न किया जाए। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को जो चिट्ठी लिखी गई थी उस पर एक्शन नहीं किया गया, वो गुस्सा, वो क्रोध सामने आ गया, इस रास्ते से निकल गया? देखिए इसमें 2 राय नहीं, ये भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आई और सोशल मीडिया पे वीडियो आए तो एक बात साफ हो जाती है कि कहीं न कहीं प्रशासन की चूक हुई है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की है। वो उसमें पुलिसकर्मी भी हो सकते हैं, तमाम और भी अधिकारी हो सकते हैं। हालांकि हमें लगता है कि आशा आने वाले समय में अगर निर्वाचन आयोग को अपनी छवि साफ सुथरी रखनी है तो कहीं न कहीं बड़े फैसले लेने होंगे। और लेकिन उमेश इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जब सपा ने शिकायत की तो उसके बाद 7 पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी। मुरादाबाद से 3 अधिकारी सस्पेंड हुए, कानपुर से 2 अधिकारी सस्पेंड हुए, मुजफ्फरनगर से 2 अधिकारी सस्पेंड हुए और उस पर काफी हद तक डिंपल यादव हो या नसीम सोलंकी हो ये आश्वस्त होते हुए नजर आए। लेकिन उनके बावजूद भी अपने स्टैंड को उस तरह से बरकरार रखना ये तो फिर एक क्वेश्चन मार्क बनेगा। बिल्कुल कहीं ना कहीं इस तमाम घटनाओं को हमें लगता है कुणाल की निर्वाचन आयोग संज्ञान लेगा। ठीक है। और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इस तरह की जो निर्वाचन आयोग को कहीं अवहेलना ना हो, इस बात को लेकर कहीं निर्वाचन आयोग को अपनी बिल्कुल तो देखना बेहद खास होगा कि कल इन 9 सीटों पर मतगणना के बाद जो नतीजे निकलकर सामने आएंगे उसके बाद सपा वर्सेस बीजेपी की जो यूपी में सियासत है वो किस और जाती हुई नजर आएगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया उमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ और उससे पहले लखनऊ से सीधी तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। जौनपुर के अंकित कुमार सिंह, आजमगढ़ से शिवम राय, आजमगढ़ से ही अनुराग सिंह,
सेक्रेटरी प्रयागराज से पूजा वर्मा, महोबा से कुमारी रश्मि राजपूत, अंबेडकर नगर से विवेक कुमार यादव जी, मुरादाबाद से अभिषेक प्रसन्नजीत सिंह जी, अमरोहा से मोहित कुमार जी, अलीगढ़ से अभिषेक कुमार जी, बाराबंकी से रोली अवस्थी, बागपत से अनुज जी, कानपुर देहात से उदय प्रताप जी, बरेली से पुष्पेंद्र जी, हरदोई से विकास पटेल जी। सेवा चयन आयोग के को धन्यवाद देते हुए आप सभी को, आपके अभिभावकों को वन दरोगा के रूप में नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं। मेरे लिए यह प्रसन्नता का और भी अधिक क्षण है कि वन और पर्यावरण जैसे विषय में 701 वन दरोगा की इस नियुक्ति में 140 महिलाओं की भर्ती हुई है। यानी ये दिखाता है कि हम लोगों ने जो एक लक्ष्य तय किया था कि 20% भर्ती महिलाओं की होनी चाहिए, लगभग उसके आसपास हम लोग इस भर्ती को उसके साथ जोड़ने में सफलता में प्राप्त हो रही है। आज का जो इस जीव सृष्टि के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वह पर्यावरण बन चुका है। दुनिया, देश का भी हर वह व्यक्ति चिंतित है जो पर्यावरण के बारे में, जीव सृष्टि के बारे में, उसके उज्जवल भविष्य के बारे में थोड़ी सकारात्मक भाव रखता है, तो वह वर्तमान के उस परिदृश्य से चिंतित है जो वर्तमान में हम सबके सामने एक चुनौती के रूप में है। ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है, लेकिन ये कहीं और से नहीं आया। अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास के पथ पर बढ़ने का दुष्परिणाम आज मनुष्य ने ही अपने लिए समस्या के रूप में देखा और उसको झेल रहा है। कहीं अतिवृष्टि है तो कहीं पर अनावृष्टि है, कहीं हीट वेव्स चल रही हैं तो वहीं पर किसी एक दूसरे कोने में हम देखते हैं कि वहां पर कोल्ड वेव्स के कारण पूरी जीव सृष्टि ठिठुरती हुई दिखाई देती है। कहीं बाढ़ से जल जीवन तबाह है तो कहीं एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ये सब विसंगतियां क्यों पैदा हुई? आखिर सृष्टि का एक रूप प्रकृति के इस भयानक रूप के रूप में हम कैसे देख रहे हैं? और यही संकट है कि जानते हुए समझते हुए भी हम लोग
प्रकृति के इस रूप को आज भी समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए इस क्षेत्र में न केवल के स्वास्थ्य के लिए बल्कि इस पूरी जीव जंतु सृष्टि के लिए कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना के साथ आपको एक अवसर प्राप्त हो रहा है। याद करिए, पूरे नवंबर महीने में देश की राजधानी लखनऊ और उसके आसपास का क्षेत्र एक गैस का चैम्बर बंद करके और समय स्कूल कॉलेजेस को वहां बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। श्वास लेने की स्थिति नहीं है। लोगों को वहां पर चेतावनी दी जा रही है कि अपने घर के बाहर न निकले। ये जो चुनौती है, आखिर इसका मुकाबला होगा कैसे? और ऐसा तो नहीं कि समस्या मनुष्य ने पैदा की है तो कोई दूसरी सृष्टि से कोई और आकर के इसका अगर समस्या मनुष्य ने दी है तो समाधान का रास्ता भी मनुष्य को ही तलाशना पड़ेगा। और समाधान का रास्ता के लिए ही सबसे अहम भूमिका का निर्वहन कोई विभाग कर सकता है तो वह पर्यावरण वन विभाग से जुड़े हुए आप सभी जितने भी उसके कार्मिक ही मिलकर के समस्या का समाधान का रास्ता निकाल सकते हैं। और उसमें दोनों रास्ते हमें अपनाने पड़ेंगे। एक, लोगों को हम किसी को निवेश करने से रोक नहीं सकते, विज्ञान को आगे बढ़ने से हम रोक नहीं सकते, हम बैरियर नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ऐसे ही अधूरा विज्ञान भी खतरनाक होता है। अधूरी टेक्नोलॉजी नहीं, अगर किसी को उद्योग लगाना है को भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैसेज कम से कम उत्सर्जन कम से कम हो। प्रयास ये होना चाहिए कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तक हम उसको पहुंचाने में कार्य कर सकें। टेक्नोलॉजी आ चुकी हो, टेक्नोलॉजी को अपनाएं। एक और जहां इस पक्ष को लेकर के हमें कार्य करना होगा, लेकिन साथ साथ लगातार वन आच्छादन कम होना भी हम सबके लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। आम जन को भी इसके प्रति जागरूक बनाना पड़ेगा। धरती कांग्रेस माता के गर्भ में छुपा हुआ जल का जो उसमें जो कमी आ रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। साथ ही साथ कहा है कि यह महत्वपूर्ण पद है जिसमें आपको न सिर्फ समाज की बल्कि जीव जंतु और पर्यावरण की भी रक्षा करनी है। बहरहाल इसी के साथ हमारे न्यूज रूम लाइव में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी रहेंगी। हम दोनों को दी इजाजत। नमस्कार।